सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। एक स्पेशल एक्सरसाइज करने वाले हैं आज। स्पीकिंग ट्री सेक्शन से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। ये सेक्शन पब्लिश होता है टाइम्स ऑफ इंडिया में। स्पीकिंग ट्री में आपको फिलोसफिकल टोन्स के आर्टिकल मिलेंगे, भगवान से जुड़े हुए, मोरालिटी से जुड़े हुए, एथिक्स पे जुड़े हुए, है ना। ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ना आना चाहिए क्योंकि इनकी टोन्स डिफरेंट होती हैं और जब जब ये पेपर में मिलते हैं तो आरसी को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। हेट मेल टू गांधी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको बताता है कि गांधी जी को एक बहुत ही गालियाँ लिखा हुआ खत मिला, एक लेटर मिला, तो उन्होंने उसको कैसे ट्रीट किया। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसी आर्टिकल पे बेस्ड हैं। जो आप सीखेंगे इन्हीं 6 क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, क्विज को सॉल्व करेंगे। चलिए अभी के लिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, करेजी हेट मेल टू गांधी। देखिए, मेल का मतलब होता है लेटर। इसी से हमने वर्ड बनाया हुआ है ईमेल, ई लेटर। जो लेटर इंटरनेट के थ्रू आपके पास आए, फिजिकल लेटर की डिलीवरी ना हो, है ना, मेल, ईमेल। और हेट का मतलब होता है नफरत वाला। करेजी एक नफरत भरा लेटर आया, एक खत आया, और किनको आया? गांधी को आया, मोहनदास करमचंद गांधी को। अब समझते हैं गांधी जी को जब ये लेटर आया तो क्या हुआ। इसके टाइटल पैराग्राफ से आपको पता लगेगा। करेजी कीप व्हाट इज वर्थ कीपिंग एंड विद अ ब्रेथ ऑफ काइंडनेस ब्लो द रेस्ट अवे। करेजी कीप करो, रखो। किस चीज़ को रखो? कह रहा वट, जो चीज़, इज यानी कि है, और क्या रखने के? कह रहा जो चीज़ है वर्थ कीपिंग, रखने के लायक। वर्थ मतलब लायक, कीपिंग मतलब रखना। कह रहा है जी कीप करो, रख लो जो चीज़ रखने लायक है, और फिर क्या करो दूसरी का जो नहीं लायक। कह रहे फिर साथ में एक ब्रेथ के, एक सांस के, एक फूंक के, जो है काइंडनेस की, जो है दयालुपने की, जो है अच्छे दिल की। कह रहा है ऐसी एक सांस के साथ में ना ब्लो कर दो, उड़ा दो, फेंक दो रेस्ट को, बाकी बचे हुए को। ब्लो अवे करने का मतलब क्या होता है? ऐसे फूंक मार के अपने उड़ा देते हैं ना, फूंक करके, समझ रहे हो ना। ब्लो करना है मतलब फूंक मारना, और अवे मतलब उड़ा देना। जैसे कोई चीज़ आपके काम की नहीं है तो आपने उसको थैली पे रखा और ब्लो अवे कर दिया। तो बस इस पूरे आर्टिकल की यही आपके पास मॉरल लेसन है कि जो भी काम का है ज़िंदगी में उसको रख लेना है, और जो काम का नहीं है अपने मन में काइंडनेस के साथ में, हेट के साथ में नहीं, काइंडनेस के साथ में उसको फूंक मार करके ज़िंदगी से हटा देना है। कीप सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे यू। देखो ये जो आप देख रहे हो ना सेंटेंस, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये क्या होता है जी? इसमें वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस को शुरू किया होता है और सब्जेक्ट का अता पता नहीं होता। जैसे कम हियर, जैसे स्विच ऑन द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स, जैसे स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। अब स्टडी वर्ब है, हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है, सब्जेक्ट का पता नहीं है। तो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसमें एक ऑर्डर, सजेशन या रिक्वेस्ट किसी के साथ में की जाती है। कम हियर का मतलब है इधर आओ, एक ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। गो स्लो का मतलब है गाड़ी धीमे चलाओ, आपको सजेशन दे रहा हूँ। तो वैसे ही कीप जो है ना यहाँ पे, ये आपके लिए एक सजेशन है। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट होगा यू, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में इम्प्लिसिट होता है। जब मैं किसी को कम हियर बोल रहा हूँ तो वर्ब तो कम बन गई, सब्जेक्ट अपने आप ही यू बन गया। भाई मैं आप ही को बोलूँगा ना कम हियर, किसी और को कैसे बोलूँगा? जिसको बोलना होगा उसी को बोलूँगा। तो यू को यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है भाई, यू कम हियर, या यू स्टडी हार्ड, या यू गो स्लो, या यू कीप व्हाट इज वर्थ कीपिंग। तो जी इस केस में यू हो गया सब्जेक्ट, और कीप और ब्लो हो गई इसकी वर्ब्स। यू कीप व्हाट इज वर्थ कीपिंग एंड यू ब्लो अवे द रेस्ट। व्हाट की वर्ब हो गई इज। वर्थ का मतलब होता है जो चीज़ लायक हो, जो चीज़ डिजर्व करती हो। ब्रेथ का मतलब होता है आपकी सांस। ब्लो अवे आप समझ चुके हैं, किसी चीज़ को फूंक मार करके उड़ा देना। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। ये वर्थ के बाद में कीपिंग क्यों लिखा हुआ है? वर्थ टू कीप भी तो लिख सकते थे, ऐसा भी तो लिख सकते थे, या वर्थ कीप भी लिख सकते थे, है ना। तो ऐसा क्यों लिखा है? वर्थ के बाद कीपिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई गई भाई? चलो, कॉन्सेप्ट है कुछ स्पेशल वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के अपने बाद में नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेने का। ये सारे वर्ब्स कौन कौन सी हैं? कंसीडर, अवॉइड, रिसेंट, रिपोर्ट, रिज्यूम, फिनिश, कीप ऑन, पोस्टपोन, एंजॉय, टॉलरेट, एडमिट, डिनाई, वेस्ट टाइम, स्पेंड टाइम, इमेजिन, प्रैक्टिस, और 2 एडजेक्टिव्स हैं बिजी एंड वर्थ। अब आप पूछोगे सर मैं क्या याद करूँ इतने सारे? बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होने चाहिए इनमें से एक एक, और इनके जोड़े इसी तरीके से बनाए गए हैं कि आपको याद रहें।
वेस्ट टाइम मतलब वक्त बर्बाद करना, स्पेंड टाइम मतलब पैसे जो टाइम को है कहीं पे लगाना, बर्बाद नहीं करना मतलब स्पेंड करना। एडमिट का मतलब है मान लेना, डिनाई का मतलब है मना कर देना। इन्जॉय का मतलब है मज़े लेना, टॉलरेट का मतलब है सजा सहना। कंसीडर का मतलब है किसी चीज़ के बारे में सोचना, अवॉइड का मतलब है ना सोचना, उस चीज़ से बचना। रिज्यूम का मतलब है शुरू करना, फिनिश का मतलब है ख़त्म करना। रिसेंट का मतलब है जी किसी चीज़ पे गुस्सा होना, किसी चीज़ पे रोष होना आपके मन में। रिपोर्ट का मतलब है किसी चीज़ को रिपोर्ट करना, है ना, जाके बताना सबको, पुलिस में रिपोर्ट करना, कहीं भी रिपोर्ट देना। कीप ऑन मतलब जारी रखना, पोस्टपोन मतलब आगे के लिए पोस्टपोन कर देना। तो ये उल्टे हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे के। इमेजिन, प्रैक्टिस, बिजी, वर्थ, है ना। अब इनको ये जो 9-10 मैंने आपको बताए हैं ना, याद रखना। इनके बाद में आएगा या तो अंग्रेजी में नाउन, और अगर नाउन नहीं आया वर्ब आई तो वो वर्ब बन जाएगी अपने आप ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, करके दिखाऊं आपको क्वेश्चंस। द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। सरकार कंसीडर कर रही है इंक्रीज करना टैक्सेस को प्रॉपर्टी और वेल्थ पे, आपकी जो है पूंजी पे और आपकी प्रॉपर्टी पे। कंसीडर वर्ब आ चुकी है, कंसीडर वर्ब आ चुकी है, बाद में लगा हुआ है टू इन्फिनेटिव, गलत है, इसको हटा दो और यहाँ लिख दो इंक्रीजिंग। ठीक है, अब आप पूछोगे सर कंसीडरिंग इंक्रीजिंग हो गया तो अजीब सा लग रहा है, लगने दो। ये इंक्रीजिंग एक जीरेंड है, ये कंसीडरिंग एक वर्ब है ना, तो कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है ये। वी इंजॉयड टू बी योर गेस्ट लास्ट नाइट। हमने इंजॉय किया आपका गेस्ट बनना रात जो है लास्ट नाइट, कल रात में, है ना। तो यहाँ पे इंजॉयड टू बी जो लिखा है गलत है, यहाँ लिखेंगे इंजॉयड बीइंग। ठीक है, वी इंजॉयड बीइंग योर गेस्ट लास्ट नाइट। शी इज़ बिजी टू राइट अ बुक नाउ डेज। वो बिजी है किताब को लिखने में आजकल, तो टू राइट की जगह पे बिजी के साथ में लिखेंगे राइटिंग, है ना, राइटिंग। वैसे ही इज दिस ऑफर वर्थ टू बी एक्सेप्टेड। क्या ये ऑफर लायक है एक्सेप्ट होने के, वर्थ है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ पे बन गया जी पैसिव इन्फिनेटिव। अब अगर जीरेंड बनेगा तो वो भी पैसिव बनेगा, और पैसिव जीरेंड क्या होता है, बीइंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है और साथ में लगी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनके बाद तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, या तो नाउन आएगा, नाउन नहीं आया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे बीइंग एक्सेप्टेड मैंने पैसिव जीरेंड बना दिया है, बात अभी भी वही हो रही है, बस स्ट्रक्चर को मैंने सही कर दिया। अब देखो इसी फॉर्मूला पे चलते हुए लास्ट सेंटेंस को सभी लोग कोशिश करेंगे सही करने की। नन ऑफ अस हैड इमेजिन्ड टू बी फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। हम में से किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि जॉब से फायर हो जाएंगे, नौकरी से निकाले जाएंगे। ठीक है, पैसिव जीरेंड लगेगा, फिर बता रहा हूँ मैं, टू बी फायर्ड पैसिव इन्फिनेटिव लगा हुआ है, पैसिव जीरेंड में ही चेंज करना पड़ेगा। हमें फायर किया जाएगा, हम किसी को फायर नहीं कर रहे हैं। तो नन ऑफ अस हैड इमेजिन टू बी फायर्ड को चेंज करो और बताओ कमेंट्स में इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके। कोशिश करो, बनाओगे तभी बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ फटाफट से, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, आज के वर्ड्स हैं 4, इंक्विजिटिव से लेकर के ब्लो अवे तक चारों नए वर्ड्स हैं। इंक्विजिटिव, ऐसी चीज़ या ऐसा आदमी या ऐसा बच्चा, कोई भी जो क्वेश्चनिंग हो, जो सवाल पूछता हो आउट ऑफ इंटरेस्ट। आई बात समझ में। क्यूरियस बोल सकते हैं, जिज्ञासु बोल सकते हैं, इंक्विजिटिव का सिनोनिम। ठीक है, पीपल विद इंक्विजिटिव नेचर मेक ग्रेट साइंटिस्ट। वो लोग जो सवाल पूछने वाले नेचर के होते हैं, इंटरेस्ट रख के सवाल पूछते हैं, जो इंक्विजिटिव नेचर होता है जिनका, वो ग्रेट साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं। तो इनक्विजिटिव को, जिज्ञासु को आप क्यूरियस या वांटेड भी बोल सकते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देख चुके हैं, है ना, इनक्विजिटिव। अगला वर्ड है जी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है पोलाइट और हम्बल, ज़मीन से जुड़ा हुआ, डाउन टू अर्थ, है ना, जिसमें ज़्यादा ताम झाम ना हो, दिखावा ना हो, मॉडेस्ट कहलाएगा। द रिच मैन लिव्ड इन अ मॉडेस्ट हाउस एंड कुक्ड हिज मील्स हिमसेल्फ। अमीर आदमी जो था वो एक
बहुत ही तामझाम वाले, बिना तामझाम वाले घर में रहता था, पोलाइट और हम्बल घर में रहता था, ठीक ठाक से घर में, और अपना खाना खुद पकाता था, कुक करता था अपनी मील्स को हिमसेल्फ। चलिए, मॉडस्ट को अनबोस्टफुल भी बोलते हैं। बोस्ट का मतलब होता है जी दिखावा, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आडंबर, और बोस्टफुल मतलब आडंबर से भरा हुआ। अन लगा दिया, अब बिल्कुल भी आडंबर से भरा हुआ नहीं है, और यही मॉडस्ट है ना। अनबोस्टफुल ही जो मॉडस्ट बन जाता है। एक एडवर्ब अगली वेरीली, पहली बार आप सुन रहे हैं इसको। वेरीली का मतलब होता है एक्चुअली या इनफैक्ट। इस एडवर्ब का यूज़ अब बहुत कम होता है, आर्केइक है, जितना पहले यूज़ होती थी आजकल उतनी नहीं होती है, फिर भी आपको आनी चाहिए। VERILY, वेरीली। सम पीपल वेरीली बिलीव दैट द पेंडेमिक वॉज ए ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। कुछ लोग जो हैं वास्तव में ऐसा बिलीव करते हैं, मानते हैं कि जो पेंडेमिक जो थी ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी दुनिया का षड्यंत्र था, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कोई कोरोना नहीं था, ये तो ऐसा ही था। तो ये एक वेरीली मानते हैं वो ऐसा चीज़ को, मतलब रियल में उसमें बिलीव करते हैं। रियली एक्चुअली इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है अपने पास लास्ट, ब्लो अवे। बीच में समवन लगा होगा जिसको भी अवे करेंगे ब्लो, ये एक फ्रेजल वर्ब है। अभी ऊपर करवाई थी आपको मैंने, ब्लो अवे ना, फूंक मार के उड़ा देना। ब्लो अवे जो है ना, इस फ्रेजल वर्ब के 3 मीनिंग है, जिनमें से एक है फूंक मार के उड़ाना। बाकी के 2 मीनिंग भी अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। पहला मीनिंग है किसी को सरप्राइज कर देना बहुत बुरे से, और दूसरा मीनिंग है किसी को हरा देना कंपटीशन में, एक तरफा मैच में, बुरे से हरा देना। ठीक है, यूज़ करके दिखा रहा हूँ। एक ही फ्रेजल वर्ब तीनों मीनिंग्स रखती है। पहला मीनिंग जब हैरान करने वाला हो, द मैजिशियंस ट्रिक्स ब्लू अस अवे। मैजिशियन की ट्रिक्स ने हमें बहुत हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। अब यहाँ पे ब्लो अवे का मतलब हमें फूंक मार के नहीं उड़ाया, हमें सरप्राइज किया। वैसे ही द विजिटिंग टीम ब्लू द होस्ट अवे इन टूर्नामेंट। ये जो विजिट करने वाली टीम थी, इसने ब्लो अवे कर दिया होस्ट को, मेजबान को, टूर्नामेंट में। यहाँ ब्लो करने का मतलब है बीट कर देना कंप्लीटली, अच्छे से हरा देना। और तीसरा वाला मीनिंग तो आपने देखा ही है, द एक्सप्लोजन ब्लू एवरीथिंग अवे इन इट्स पाथ। इस विस्फोट ने ब्लो अवे कर दिया, उड़ा दिया फूंक मार के हर चीज़ को जो इसके रास्ते में थी, इसके पाथ में थी। तो एक ही फ्रेजल वर्ब तीनों मीनिंग्स रखती है, और जिस भी चीज़ को ब्लो अवे करते हैं ना, ब्लो और अवे के बीच में उसको लिखें, होस्ट को, एवरीथिंग को, अस को। ये अवे यहाँ पे एडवर्ब है, बीच में अपना ऑब्जेक्ट ले लेगा ब्लो नाम की वर्ब। चलिए, कोशिश करना जितने मीनिंग याद रह सकें इसके। आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल पढ़ेंगे और ये जो वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। एक समरी दे रहे हैं आपको किस चीज़ की है, किस बारे में आर्टिकल लिखा है। समरी ये है कि एक आदमी ने गांधी जी को खत लिखा, लेटर लिखा, जिसमें बड़ी थी गालियाँ, और गांधी जी ने उस खत को पढ़ना शुरू कर दिया कई लोगों के सामने। इस सोच में, ऐसा सोच के कि चलो किसी का लेटर आया, सबको बताता हूँ मैं मेरे लिए कैसे लेटर्स आते हैं। लेकिन जब पढ़ने लगे तब गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलत पढ़ बैठे, इस लेटर में तो बहुत उल्टा और गलत जो है गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर आसपास जो लोग बैठे थे वो क्यूरियस हो गए, इनक्विजिटिव हो गए कि गांधी जी कैसे बिहेव करते हैं इस तरह की चीज़ों पे, क्या उनको गुस्सा आता है। तो उन्होंने क्या देखा, गांधी जी ने उस लेटर को पढ़ा, फिर उस लेटर में से ऊपर एक ऑल पिन लगी हुई थी, है ना, वो पिन को निकाला, उस पिन को अपनी जेब में रखा और लेटर को फेंक दिया डस्टबिन में। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो गांधी जी ने पूछा इस पूरे लेटर में एक ही चीज़ काम की थी, ये जो ऑल पिन लगी हुई थी ये मैं फिर काम में ले लूँगा, बाकी कुछ काम का नहीं था, मैंने फेंक दिया। अब हमारा आर्टिकल भी यही सजेशन हमें दे रहा है, यही सिखा रहा है जीवन में, बुरी से बुरी चीज़ में भी कुछ काम का होगा, उसको निकाल लो और बाकी चीज़ को फूंक मार के उड़ा दो, उस लेटर की तरह जैसे गांधी जी ने डस्टबिन में उसको फेंका था। ज़िंदगी में कुछ भी मिले ना, अपना जो काम का है वो निकाल लेना है बस, और जो काम का नहीं है उसको दिल पे नहीं लेना, काइंडनेस के साथ में, बिना किसी नफरत के साथ में उसको फेंक देना है। शुरू करें आर्टिकल को। फिलोसफिकल टोन है, सजेस्टिंग टोन है आज की। चलिए, कह रहा है जी, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शेफ। दिस इडियम रिमाइंड्स वन ऑफ एन इंसिडेंट दैट once occurred in मोहनदास गांधीज लाइफ। कह रहे अलग कर दो वीट को यानी अनाज को, शेफ से यानी कि उसकी भूसी से। शेफ क्या होता है, जो गेहूँ होती है ना, उसके ऊपर एक छोटी सी कवरिंग होती है, हस्क बोलते हैं, शेफ बोलते हैं। ठीक है, वो खा नहीं पाओगे आप, उसको उतारना पड़ता है, फिर गेहूँ बीच वाली जो होती है उसको निकाल के अपने उसका आटा बनाते हैं। तो शेफ को आप उतार ही देते हैं हमेशा, आप उसको हमेशा, मतलब उसको खाने की चीज़ नहीं है वो। तो सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ, सोर्ट आउट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ, सेपरेट द वीट फ्रॉम द शाफ, या सोर्ट आउट द वीट फ्रॉम द शाफ। ये चारों में से कोई भी इडियम मिल जाए, इसका मतलब है ज़िंदगी में यूज़फुल चीज़ों को यूज़लेस चीज़ों से अलग करना। आगे बात समझ में। तो सेपरेट द वीट फ्रॉम द शाफ, यूज़फुल चीज़ों को, काम वाली चीज़ों को बिना काम की चीज़ों से अलग करें। कह रहा है ये जो इडियम है, ये जो कहावत है, रिमाइंड करवाती है किसी भी इंसान को, याद करवाती है वन को, किसी भी इंसान को, और किस बारे में,
एक इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में जो एक बार अकर हुई, घटित हुई एम के गांधी की लाइफ में। मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं जो उनकी ज़िंदगी में। आया सेंटेंस समझ में? अगेन सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब की बेस फॉर्म से। कम हियर, स्विच ऑफ द लाइट, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff। वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, इम्प्लिसिट है। तो यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी सेपरेट। शेफ आप समझ चुके हैं। ईडियम की वर्ब है रिमाइंड्स, दैट की वर्ब है अकर्ड, दैट आया है इंसिडेंट के लिए, ठीक है। और रिमाइंड जब भी आप किसी को करवाते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप ऑफ लगा के उस चीज़ को लिखते हैं। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन। आ रही बात समझ में? जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के बारे में याद करवाए तो ऑफ लगा के उस चीज़ को लिखा जाए जिस चीज़ की आपको याद आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कन्फ्यूजन का पॉइंट आ रहा है। वन ऑफ के बाद में इंसिडेंट लिखा हुआ है, इंसिडेंट्स नहीं लिखा हुआ। आपने सुना है ना सर, वन ऑफ के बाद में तो प्लूरल नाउन आता है जी, वन ऑफ बॉयज़, वन ऑफ गर्ल्स, तो वन ऑफ इंसिडेंट्स क्यों नहीं हो गया? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर है ही नहीं वन ऑफ वाली। वन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से एक। वन ऑफ द बॉयज़ मतलब लड़कों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स मतलब लड़कियों में से एक। यहाँ पे वन एक वाला वन नहीं है, यहाँ पे वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका मतलब है कोई भी इंसान, कोई भी इंसान। ये रिमाइंड करवाता है किसी भी इंसान को, वन को, एक इंसिडेंट के बारे में। आ रही है बात समझ में? सिलेक्शन वाला सिस्टम नहीं हो रहा यहाँ पे। वन ऑफ समथिंग की बात नहीं हो रही भाई, कई लड़कों में से एक लड़का या कई लड़कियों में से एक लड़की, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है वन एक इंसान की, और ये रिमाइंड के बाद वाला ऑफ लगा हुआ है, ऑफ एन इंसिडेंट। इट रिमाइंड्स वन, यू, मी या किसी को भी एक इंसिडेंट के बारे में। तो कुछ भी फिक्स नहीं है इंग्लिश में, चीज़ें बदल जाती हैं, स्ट्रक्चर्स बदलती हैं। एक्चुअल में आप सोचते हो कि रूल्स बदल गए, रूल्स वही हैं अभी भी, है ना, स्ट्रक्चर अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे ही यूज टू गेट अ लॉट ऑफ मेल्स। गांधी जी यूज टू थे, गांधी जी को मिला करते थे बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे खत। कह रहे नॉट ऑल ऑफ देम शॉर्ड हिम विद प्रेज। और कह रहे उनमें से सभी के सभी नहीं, नॉट ऑल, उनमें से सभी के सभी नहीं, शॉर करते थे, बरसाते थे उनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर। और किसके साथ में? प्रेज के साथ में। प्रेज का मतलब है प्रशंसा। शावर समवन विद समथिंग का मतलब है किसी चीज़ पे किसी चीज़ की बौछार करना। गालियों की बौछार कर रहे हो तो शावर समवन विद गालियाँ यानी अब्यूज़। प्रशंसा दे रहे हो तो शावर समवन विद प्रेज, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। नॉट ऑल आपका सब्जेक्ट है, शावर इसकी वर्ब है, शावर का मतलब होता है बरसाना। नॉट ऑल का मतलब होता है सब के सब नहीं, कुछ एक करते थे, कुछ एक नहीं भी करते थे। नॉट ऑल का मतलब है 100% नहीं। कह रहे देयर वॉज सम बिट ऑफ हेट मेल टू। कह रहे जी कुछ हिस्सा हेट मेल का भी था, कुछ हिस्सा नफरत भरे लेटर्स का भी गांधी जी को मिलता था। बिट की वर्ब है वॉज, क्लोज शुरू हुआ देर से, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है, वॉज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी वन डे इट सो हैपेंड दैट ही वॉज रीडिंग अ मेल दैट हैड क्रिटिसाइज्ड हिज एक्टिविटीज़ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कह रहा है जी एक दिन इट सो हैपेंड, ऐसा हो गया, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ। और कैसा हुआ भाई? दैट ये हुआ कि वो रीड कर रहे थे एक लेटर को, एक मेल को, जो कि क्रिटिसाइज कर चुका था, जो कि आलोचना कर चुका था उनकी हरकतों की, एक्टिविटीज़ की। और कितना? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा लेटर, एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक ऐसा लेटर पढ़ने लगे जिसमें उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर के जितने भी आंदोलन कैंपेन्स उन्होंने किए थे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था खत में। इट की वर्ब है हैपेंड। इट सो हैपेंड इसका मतलब होता है ऐसा हो गया। इट सो हैपेंड दैट, ऐसा हो गया कि, है ना। ही की वर्ब है वॉज रीडिंग, ही आया है गांधी जी के लिए। दैट की वर्ब है हैड क्रिटिसाइज, दैट आया है मेल के लिए, खत के लिए। टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा। कह रहे दिस वॉज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अ गेस्ट। अब कह रहे पूरी घटना जो थी पढ़ने वाली लेटर को, ये हो रही थी एक गेस्ट के सामने, एक मेहमान के सामने। दिस की वर्ब है वॉज हैपनिंग। कह रहे द विजिटर वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट गांधीज रिएक्शन वुड बी आफ्टर हैविंग रेड दैट हेट मेल। जो विजिटर था वो बड़ा क्यूरियस था, बड़ा उत्सुक था, बड़ा जिज्ञासु था। और क्या देखने के लिए इस चीज़ को कि क्या गांधी जी की रिएक्शन वुड भी होगी, और कब? इस लेटर को पढ़ लेने के बाद, आफ्टर हैविंग रेड दैट हेट ईमेल। विजिटर की वर्ब है वॉज, क्यूरियस, इंक्विजिटिव, इंटरेस्टेड, ये वर्ड आप देख चुके हैं। गांधी जी की रिएक्शन की वर्ब है वुड बी। हैविंग रेड यहाँ पे एक परफेक्ट जीरेंट को बता रहा है। पढ़ चुकने के बाद क्या होगी, पढ़ने के बाद नहीं,
पढ़ना का मतलब है आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ ली, 2 लाइन पढ़ ली। हैविंग रेड का मतलब है जी पूरा फिनिश कर लोगे, पढ़ लोगे, उसके बाद आपकी क्या रिएक्शन होगी, है ना। तो हैविंग प्लस में V3 क्या बनेगा, ये परफेक्ट जेरेंट। चलो कह रहा है गांधी जी क्वाइटली पुट द पिन दैट द लेटर हैड इनटू हिज पॉकेट एंड थ्रू द पेपर इनटू द डस्टबिन। कह रहा है गांधी जी ने चुपचाप पुट कर दिया, रख दिया उस पिन को जो कि लेटर के लगी हुई थी, दैट द लेटर हैड, और कहाँ रखा उस पिन को, अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में। बस उस लेटर में से ऊपर जो पिन लगी हुई थी ना वो निकाल ली और फेंक दिया, थ्रो कर दिया पेपर को डस्टबिन में, पास पड़े एक कूड़ेदान में। गांधी जी की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है पुट, दूसरी है थ्रू। गांधी जी पुट द पिन इनटू हिज पॉकेट एंड गांधी जी थ्रू द पेपर इनटू द डस्टबिन। आ रही है बात समझ में। V2 लगी हुई है, पुट की V1 V2 V3 चेंज नहीं होती। पुट, कट, हिट, सेट, याद है ना सारी वर्ब्स। कास्ट, फोरकास्ट, स्प्रेड, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम रहेंगी, इनको चेंज नहीं करना है। तो गांधी जी की ये पुट है ना, ये V2 है एक्चुअल में, और ये भी V2 लगी हुई है। लेटर की वर्ब है हैड। चलो और आगे बढ़ते हैं, सिंपल है ना, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही पढ़ने में मेरे ख्याल से। कह रहा है ऑन प्रॉबिंग ही modestly replied that he could not find anything useful in the letter that was meant for him। कह रहा है प्रोब करने पे, पूछताछ करने पे, इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी करने पे उन्होंने सीधे साधेपन से, मॉडेस्टली, हम्बली या पोलाइटली, विनम्रता के साथ में जवाब दिया। और क्या जवाब दिया कि गांधी जी नहीं पा सके, फाइंड कर सके कोई और दूसरी चीज़, एनीथिंग एल्स यूजफुल हो, जो काम की हो उस पूरे लेटर में, और वही चीज़ जो उनके लिए मेंट हो, जो उनके लिए यूजफुल हो, जिसका उनसे मीनिंग निकले। तो ऐसी कोई चीज़, जब गांधी जी से पूछा ना कि क्या किया आपने, पिन रख ली, लेटर फेंक दिया, बोले इसमें और कुछ काम का था ही नहीं, बस ये पिन थी, ये मैं काम में लूँगा, किसी और लेटर में लगा दूंगा। ही की वर्ब है रिप्लाइड, ही की वर्ब है कुड नॉट फाइंड, दैट की वर्ब है वॉस। मॉडेस्टली मतलब सादगी के साथ में, एकदम विनम्रता के साथ में, पोलाइटली या हम्बली। चलो और आगे बढ़ते हैं। प्रोब करना मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। अब ये छोटा सा ही आर्टिकल है, देख लो, लास्ट के 2 पैराग्राफ रह गए हैं, अब आपको देगा नसीहत। कह रहा है जी ऑल थिंग्स बिग और स्मॉल कम इन पैकेजेस ऑफ गुड एंड बैड। कह रहा है सभी चीज़ें चाहे बड़ी हों चाहे छोटी हों, वो कम इन करती हैं, वो आती हैं पैकेज में अच्छे और बुरे के। किसी चीज़ को आप अच्छा पैकेज बना दोगे, किसी को बुरा पैकेज बना के रखोगे। थिंग्स की वर्ब है कम। कह रहा है जी इट इज़ अप टू अस टू सेपरेट द वीट फ्रॉम द शाफ। कह रहा है इट इज़ अप टू अस है, ये जो चीज़ है ना हमारे ऊपर है, डिपेंडेंट अपॉन अस है, अप टू अस है, इनकम्बेंट ऑन अस है, कि हम अलग करें काम की चीज़ को बिना काम की चीज़ से, वीट को शैफ से। तो सेपरेट द वीट फ्रॉम द शैफ, याद है ना। अप टू का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, इट इज़ अप टू यू मतलब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, ये अब आपके ऊपर है। कह रहे जी हाउएवर बैड द सिचुएशन वी आर पुट इन टू माइट बी, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग वर्थ आइंग इफ़ वी कीनली लुक फॉर इट। अब याद रखना इस लाइन को, बहुत ही गहरी और प्यारी और खूबसूरत लाइन है। कह रहे चाहे जितना भी बुरा हो, हाउएवर बैड, यहाँ पे हाउएवर एक एडवर्ब है, इसका मतलब है चाहे जितना भी। कह रहे चाहे जितना भी बुरा हो, हाउएवर बैड हो सिचुएशन। कह रहे और कौन सी सिचुएशन, जिसके अंदर वी पुट इनटू हुए हैं, जिसके अंदर हमें रखा गया है। कह रहे चाहे कितनी भी बुरी ये सिचुएशन माइट बी हो, कह रहे देयर विल ऑलवेज बी, हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ होगा, देयर विल ऑलवेज बी समथिंग यानी कुछ ना कुछ, जो वर्थ आइंग होगा, जो लायक होगा कि आप उसको आई करें, उस पर नजरें गड़ाएं, उसको पाने की कोशिश करें। और ये कब होगा, अगर हम कीनली लुक फॉर इट करते हैं, अगर हम पैनी नज़र के साथ में, अटेंटिव नज़र के साथ में इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस समझ में आया। कितनी भी बुरी सिचुएशन में आपको फेंक दिया जाए, आप कितनी भी ख़राब सिचुएशन में आ जाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा उस सिचुएशन से निकालने वाला, फ़ायदा लेने वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कीनली जो है उस अपॉर्चुनिटी को लुक फॉर करेंगे, ढूंढेंगे। तो सेंटेंस मेरे ख्याल से क्लियर है। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो, अजीब सी बनी हुई है। सिचुएशन की वर्ब है माइट बी, हाउएवर बैड द सिचुएशन माइट बी, आ रहा है समझ में, सिचुएशन हो कितनी भी बुरी। वी की वर्ब है आर पुट इनटू, हमें रखा जाता है, पुट इनटू किया जाता है। समथिंग की वर्ब है विल बी, वी की वर्ब है लुक फॉर, लुक फॉर मतलब किसी चीज़ को देखना, ढूंढना, जो है कोशिश करना, जो है सर्च करना। कीनली का मतलब होता है बहुत ही अटेंशन के साथ में, सीरियसनेस के साथ में। वर्थ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्थ, बिजी, कंसीडर, एडमिट, डिनाई, याद है ना सारे, अवॉइड, इन सब के बाद में या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर कोई नाउन आता है। अगर नाउन आया तब भी ठीक है, नहीं तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दो। चलो अब लास्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी वेरीली
distinguishing variables from worthless things and blowing away everything that is not necessary for us in this life is an art। कह रहे रियल की बात तो ये है, वेरीली बात तो ये है, सच्चाई वाली बात तो ये है कि डिस्टिंग्विश करना, अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना काम की चीज़ को वर्थलेस चीज़ों से, वैल्यूबल्स को समझ के यूजलेस थिंग से, और ब्लो अवे कर देना, उड़ा देना हर एक चीज़ को जो नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, फूंक मार करके डिस्कार्ड कर देना। और किस में? इस जीवन में। कह रहे रियल में यही तो आर्ट है, यही तो कला है, जीवन जीने की कला यही है। डिस्टिंग्विशिंग और ब्लोइंग अवे दोनों जेरेंट्स हैं। अलग करना, डिस्टिंग्विश करना, और ब्लो मतलब उड़ा देना, ब्लो अवे करना, ये दोनों जेरेंट्स की वर्ब है इज़। दोनों जेरेंट्स को इसने सिंगुलर आइडिया मान करके सिंगुलर वर्ब दी है। याद होगा ना आपको, टाइम एंड टाइड, कार्ड एंड कैरेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्रेड एंड बटर, है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इन सभी को आप सिंगुलर वर्ब देते हो क्योंकि एक सिंगुलर आइडिया को बताते हैं। नाउन चैप्टर में करवाया हुआ आपको, तो यहाँ पे भी दो जीरेंड है, इसने सिंगुलर आइडिया बना करके इनको आर्ट ऑफ लाइफ का नाम दिया है, इज है ना आर्ट, दैट की वर्ब है इज। चलिए, डिस्टिंग्विश जो है ना, जिसमें किसी चीज़ को आप अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद में फ्रॉम लगा के बताएं जिसको जिससे अलग किया जा रहा है। आ रही बात समझ में? मान लीजिए यहाँ पे कुछ कचरा रखा हुआ है, उसमें से काम की चीज़ें निकाल ली आपने, तो डिस्टिंग्विश काम की चीज़ें फ्रॉम कचरा, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। ये फ्रॉम प्रेपोजिशन डिस्टिंग्विश के साथ में फिक्स्ड है, याद रखेंगे। करे एज इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट डिना मारिया मुलॉक पुट्स इट, कीप व्हाट इज वर्थ कीपिंग एंड विद ब्रेथ ऑफ काइंडनेस ब्लो द रेस्ट अवे। कह रहे हैं कि जैसा कि इंग्लिश नॉवलिस्ट और पोएट जो हैं डिना मारिया और मुलॉक, डिना मारिया मुलॉक एक ही, मतलब शायद ये लेडी होंगी कोई, है ना, जो ये मैडम है, जैसा कि ये पुटेट करती हैं। पुटेट का मतलब है किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना। जैसा कि ये नॉवलिस्ट और पोएट जो हैं ऐसा बताती हैं। क्या लिखती हैं ये? रख लो जो काम का हो, कीप वर्थ इज़ वर्थ कीपिंग, वर्ड इज़ वर्थ कीपिंग, और फिर एक काइंडनेस की ब्रेथ के साथ में, एक विनम्रता की सांस के साथ में बाकी सबको फूंक मार के ज़िंदगी से उड़ा दो। नॉवेलिस्ट की वर्ब है पुट्स इट, पुटेट करना, किसी चीज़ को लिखना, सबके सामने रखना। कीप यहाँ पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है यू, इंपेरेटिव सेंटेंस है। वर्ड की वर्ब है इज। ब्लो भी इसी जो है यू की दूसरी वर्ब है। यू कीप व्हाट इज वर्थ कीपिंग एंड यू ब्लो द रेस्ट अवे। चलो, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, पफ, है ना, एक श्वास को बोलते हैं ब्रेथ। चलिए, छोटा सा आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग सा है, एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो ऊपर हमने छोड़ा था, फटाफट इसको देख लेते हैं। यूज टू के बाद में किस टाइप की वर्ब लगेगी? बेस फॉर्म लगेगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने अलग से एक वीडियो लेकर के आपकी ग्रामर सीरीज़ में 47 नंबर शायद लेक्चर है, वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, 5-7-10 मिनट की वीडियो, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। इंग्लिश में यूज टू जो है ना, यूज टू, ये 3 काम करता है। पहला काम है ये जो है एक्टिव में वर्ब बनेगा, दूसरा ये पैसिव में वर्ब बनेगा, और तीसरा काम है यूज्ड एक एडजेक्टिव होगा। जब भी ये वर्ब बने एक्टिव या पैसिव की, तो अपने बाद में लेगा वर्ब की बेस फॉर्म, और जब भी ये एडजेक्टिव बने, जब ये एडजेक्टिव बने, उस केस में लेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन। तो यही कॉन्सेप्ट है, आपको चेक करना है यूज्ड कहीं कोई वर्ब तो नहीं है एक्टिव या पैसिव की। अगर वर्ब है तो उसको टू के बाद में बेस फॉर्म दे दो, टू इन्फिनेटिव वहाँ पे बना दो, और अगर यूज्ड एडजेक्टिव हो उस केस में इसके बाद आने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिख दो। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कब ये वर्ब होगा, कब एडजेक्टिव होगा, पता कैसे लगेगा? अगर ये मेन वर्ब होगा ना, तो आपको वैसे पता लग जाएगा, खुद ही मेन वर्ब बन के आया होगा, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और इसका मीनिंग निकलेगा कोई पास्ट की हैबिट बताने वाला, है ना। आई यूज टू गो, आई यूज टू स्लीप, मैं खाया करता था, मैं जाया करता था, मैं सोया करता था, मैं पढ़ा करता था, है ना। अपने आप ही एक्टिव में पास्ट की एक हैबिट का आपको इंडिकेशन देगा। इससे पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। पैसिव के अंदर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी बी फैमिली की, लेकिन इस्तेमाल की जो है बात हो रही होगी। जैसे वाटर इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, पानी का इस्तेमाल किया जाता है फायर को एक्सटिंग्विश करने में। जब भी किसी चीज़ को पैसिव में इस्तेमाल करोगे, है ना, यूज़ करोगे, तब ये पैसिव का यूज्ड बन जाएगा और इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, लेकिन मीनिंग आएगा इस्तेमाल करने वाला। ठीक है, किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जब ये एडजेक्टिव होगा ना, इससे पहले इज एम आर वॉज वर लगा होगा, लेकिन ये हैबिट की बात कर रहा होगा, ना कि यूज़ होने की। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन ओल्ड डेज यूज टू बिलीव या बिलीविंग इन घोस्ट एंड स्पिरिट्स। पुराने ज़माने के लोग जो थे वो बिलीव किया करते थे घोस्ट और स्पिरिट्स में। यूज से पहले इज एम आर वॉज वर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, मतलब ये पहला केस है, एक्टिव की वर्ब है, पास्ट हैबिट को बताया जा रहा है। घोस्ट और स्पिरिट्स में, भूतों और आत्माओं में बिलीव किया करते थे, पास्ट की बात हो रही है, वर्ब है ना यूज यहाँ पे, तो यहाँ पे बेस फॉर्म लगा दो, यूज टू बिलीव लिख दो।
ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में और कैसे उनको आपको हैंडल करना है। सेकंड देखो, देयर वाज अ टाइम व्हेन टोबैको प्लांट वाज यूज्ड टू मेक या मेकिंग पेपर। एक वक्त हुआ करता था जब टोबैको प्लांट को इस्तेमाल किया जाता था पेपर बनाने के लिए। अब यहाँ पे यूज़ जो है ना एक्टिव में नहीं पैसिव में मेन वर्ब है, और किसके बाद आ रही है, बी फैमिली की वर्ब वॉज के बाद में आ रही है। ठीक है, पैसिव की वर्ब है, तंबाकू के प्लांट का इस्तेमाल होता था पेपर बनाने में, इस्तेमाल होने की बात होगी ना। तो जब भी इस्तेमाल होने की बात हो, इट इज़ यूज टू डू दिस, दैट इज़ यूज टू दैट डू दैट, है ना। तो उस केस में भी यूज्ड वर्ब है और अपने बाद में बेस फॉर्म लेगी। यहाँ भी मेक ही लिखोगे, मेकिंग नहीं आएगा। अब तीसरा देख लो, नॉर्डिक पीपल आर मच यूज टू लिव या लिविंग इन कोल्ड आइस कोल्ड वेदर। नॉर्डिक पीपल जो हैं, नॉर्थ पोल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो मच यूज टू होते हैं, हैबिचुअल होते हैं रहने के आइस कोल्ड वाटर में। अब बता दो यहाँ क्या लगेगा। आर आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। ये मच को चलो निकाल भी देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो। यूज आ गया। अगर इस केस को देखो तो यहाँ पे मेक की जगह यहाँ पे लिव लिख दूंगा। यहाँ वॉज यूज टू है तो मेक लिखा था, यहाँ पे आर यूज टू है तो यहाँ पे लिव कर देता हूँ। लेकिन ये पैसिव की वर्ब नहीं है यूज, यहाँ पे नॉर्डिक पीपल का इस्तेमाल नहीं होता। नॉर्डिक पीपल जो है हैबिचुअल है भाई, उनकी हैबिट बताई जा रही है। यहाँ पे यूज को वर्ब मत मान लेना, ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे लिखेंगे लिविंग, बस यही समझना है आपको और यही पकड़ना है। ठीक है, यूज से पहले जब इज एम आर वॉज वर लगा हो तो आपको चेक करना है कहीं इस्तेमाल होने की बात तो नहीं हो रही। इस्तेमाल होने की बात हो रही है तो उस केस में ये पैसिव बनेगा और बेस फॉर्म लेगा, और अगर हैबिचुअल होने की बात हो रही है तो उस केस में ये एडजेक्टिव बनेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा अपने बाद। आर यू यूज टू वर्क या वर्किंग इन सच स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। क्या आप आदि हैं, हैबिचुअल हैं ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करने के। यहाँ पे यूज्ड एक एडजेक्टिव है, आर नाम की हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, ध्यान से देखो। इस केस में वर्किंग लिखना पड़ेगा, आर यू यूज टू वर्किंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक वीडियो करवा रखी है इस पर 10 मिनट की, जाके देख लोगे तो डायग्राम वायग्राम के साथ में भी नोट्स मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। अब ये क्विज में क्वेश्चन करवाया हुआ है यूज टू पे, तो ये मुझे आपको कॉन्सेप्ट करवाना पड़ा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जी डिस्टिंग्विश के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, तो अभी 10 मिनट पहले आपको करवाया है। सेकंड क्वेश्चन में यूज टू को चेक करना है, आर यहाँ पे लगा हुआ है और इसके हिसाब से चेक करके बताना है क्या लगाओगे, डीलिंग लिखोगे, डील लिखोगे, डील विद लिखोगे या डीलिंग विद लिखोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कंसीडर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, डेडिकेटिंग, डेडिकेट, डेडिकेटेड या टू हैव डेडिकेटेड। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको करवाए गए हैं। चौथे में फ्रेजल वर्ब है, आपसे पूछा है ब्लो अवे का क्या मीनिंग है, तो 3 मीनिंग है, कोई भी 2 लिख दो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लो अवे के 3 मीनिंग्स है ना, कोई भी 2 लिख दोगे आंसर बन जाएगा। पांचवें में सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करने के लिए ये वाला जो फ्रेज है ना, ये वाले फ्रेज में आपको इम्प्रूवमेंट लानी है। ठीक है, कोशिश करो लाने की, जिसको आता हो। मैं डाल रहा हूँ कमेंट्स में आंसर, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हुए वहाँ से मैच कर लेना हिंट्स के साथ में। 6वें में सेंटेंस में एरर्स को दूर करना है, और आप दूर कर सकते हैं एरर को अगर आप इन्जॉय नाम की वर्ब पे थोड़ी सी नज़र डालें। सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले कमेंट्स में जाकर के चेक करो और अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को मैच करो, है ना, और बताना मुझे। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।